नमक का नया विभाग बनने के बाद नमक के व्यापार पर रोक लग गई। बावजूद इसके लोग चोरी छिपे इसका व्यापार कर रहे थे। नमक का व्यापार करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। व्यापारियों ने कभी घूस देकर तो कभी अपनी चालाकियों से इस व्यापार को अंजाम दिया। इधर कुछ अधिकारी नमक विभाग में दरोगा पद के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ तक कि वकील भी इस विभाग को अपने कब्जे में लेने के लिए उत्सुक थे। यह बात उस वक्त की है जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। इस दौरान फारसी का भी ज़्यादा प्रभाव था। प्रेम कहानियाँ और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग ऊंचे पद हासिल कर लेते थे। इधर मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा से निकलकर सीरी और फरहाद की प्रेम कथा के सहारे काम ढूंढने निकल पड़े थे। वंशीधर के पिता एक अनुभवी इंसान थे, इसलिए उन्होंने वंशीधर को अपने घर की बिगड़ती आर्थिक दशा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटियां जवान हो रही हैं और अब कितने दिन का मेहमान हूं मैं, कुछ नहीं पता। अब तुम्हें ही इस घर का बोझ संभालना है। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, नौकरी कैसी भी कर लेना, बस ये देखना कि तनख्वाह कितनी मिल रही है। नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि महीने की तनख्वाह से घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है, जिससे जिंदगी के हर शौक पूरे किए जा सकते हैं और इसी से बरकत भी होती है। वंशीधर के पिता ने उन्हें आगे समझाया, यह बहुत समझदारी का काम है। पहले लोगों को देखो, उनकी ज़रूरतों को समझो और फिर मौके की तलाश में जुट जाओ। इसके बाद जो ठीक लगे वो करो। यह बात याद रखना कि ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आने में ही फायदा है। वंशीधर बहुत होशियार और सज्जन पुरुष थे। वह पिता की सारी बात सुनकर मंजिल की ओर बढ़ चले। समय का पहिया आगे बढ़ा और देखते ही देखते वंशीधर नमक के दरोगा बन गए। नमक विभाग के दरोगा की नौकरी पाकर वंशीधर बहुत खुश थे। वंशीधर की तरक्की देख पड़ोसियों को उनसे जलन होने लगी। वंशीधर को नमक विभाग में 6 महीने भी नहीं हुए थे कि विभाग के अधिकतर लोग उन पर आंखें मूंदकर भरोसा करने लगे। उन्होंने अपने काम और अच्छे व्यवहार से आला अफसरों की नज़रों में बड़ा सम्मान पा लिया था। विभाग के अफसर भी उन पर बहुत भरोसा करने लगे थे, जबकि कुछ अफसर वंशीधर से जलने भी लगे थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। वंशीधर के दफ्तर से कुछ दूरी पर जमुना नदी बहती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर भी दफ्तर में आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ गाड़ियों और मल्लाहों की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ सुनकर दरोगा जी नींद से जागे। दरोगा जी के मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात में गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही होगी। दरोगा जी ने अपनी वर्दी पहनी और तमचा जेब में रखकर पुल पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई गाड़ियां एक कतार में पुल पार कर रही हैं। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, यह किसकी गाड़ियां हैं? दरोगा जी की दहाड़ सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उनमें से किसी एक ने दरोगा जी को बताया, यह पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। दरोगा जी ने पूछा, अलोपीदीन कौन है? वहां मौजूद लोगों ने कहा, अलोपीदीन दातागंज के हैं। यह सुनकर दरोगा जी चौंक गए, क्योंकि पंडित अलोपीदीन इस इलाके के जाने माने जमींदार थे और वह रोजाना लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इस इलाके के हर छोटे बड़े शख्स ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। पंडित अलोपीदीन का बहुत बड़ा व्यापार था। उन दिन अंग्रेज अफसर शिकार खेलने उनके इलाके में आते और अलोपीदीन उनकी खातिरदारी करते थे। दरोगा जी के सामने ढो रहे मजदूरों से पूछा, यह गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? एक मजदूर ने जवाब दिया, कानपुर। जब मुंशी ने पूछा कि इसमें क्या है, तो वहां एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। यह देखकर मुंशी जी का शक बढ़ने लगा। फिर दरोगा जी ने जोर देकर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो?
मैंने पूछा, इनमें क्या है? जब इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुंशी जी गाड़ी में लदे सामान को देखने चले गए। उन्होंने देखा कि गाड़ियां नमक से भरी हुई हैं। इस घटना की सूचना जैसे ही पंडित अलोपीदीन को मिली, वो लियाफ ओढ़े दरोगा के पास खड़े हो गए और बोले, दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया इनसे कि गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है? दरोगा वंशीधर ने कहा, यह सरकारी आदेश है। इस पर पंडित अलोपीदीन बोले, आप ही हमारी सरकार हैं और हम किसी सरकार को नहीं जानते। यह तो आपका और हमारा घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने बेवजह तकलीफ उठाई। अलोपीदीन ने आके कहा, ऐसा हो नहीं सकता कि इधर घाट से जाएं और आपकी सेवा ना करें। मैं तो खुद आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था। लेकिन वंशीधर पर पंडित अलोपीदीन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वंशीधर एक ईमानदार दरोगा थे, इसलिए वंशीधर की घूस देने की बात पर बोले, मैं उन अफसरों में से नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं आपको हिरासत में लेने आया हूँ और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर दरोगा जी ने जमादार बदलू सिंह से अलोपीदीन को हिरासत में लेने को कहा। वंशीधर के कड़क रवैये से पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। वहां मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आदेश पाकर अलोपीदीन को हिरासत में लेने गया, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई कि वह उनका हाथ पकड़ ले। अलोपीदीन मन ही मन सोच रहे थे कि पहली बार ऐसा कोई अधिकारी देखा है जो पैसों के आगे झुका नहीं। साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि दरोगा जी अभी नौजवान हैं और माया के मोहजाल से दूर हैं। इधर अलोपीदीन का यह भ्रम अभी तक नहीं टूटा था कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने वंशीधर को 1000 रुपए देने की बात कही, लेकिन वंशीधर गुस्से में बोले, 1 लाख रुपए देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा। अलोपीदीन के लाख कोशिशें करने के बाद भी वंशीधर अपने ईमान पर डटे रहे। बात 40,000 देने तक पहुंच गई, लेकिन दरोगा वंशीधर में रुपयों के प्रति कोई लोभ नहीं दिखा। दरोगा वंशीधर ने बदलू सिंह को फिर से आदेश दिया, इसे हिरासत में ले लिया जाए। जैसे ही बदलू सिंह पंडित की ओर बढ़ा, वो बेहोश होकर गिर गया। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रखने लगे। अगले दिन पंडित को अदालत ले जाया जा रहा था। जो पंडित को इस हाल में देखता वो चौंक जाता। यह पहली बार था जब पंडित अलोपीदीन को यह सब सहना पड़ रहा था, लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी इस शहर के सेठ थे। अधिकारी लोग उनके भक्त, वकील उनके आज्ञापालक और चपरासी चौकीदार उनके गुलाम थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की सेना तैयार की जा रही थी। पैसों की कोई चिंता न थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर वंशीधर के पास सच के सिवाय कोई सबूत नहीं था। उन्हें विश्वास था कि पंडित अलोपीदीन को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपीदीन को बरी करते हुए कहा कि इन पर लगाए हुए सभी आरोप बेबुनियाद है। पंडित अलोपीदीन हंसते हुए दरोगा वंशीधर के पास से गुजर गए। दरोगा को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से हटा भी दिया गया। यह खबर लिए जब मुंशी वंशीधर अपने घर पहुंचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात ना मानी। मेरा मन कर रहा है कि अपना और तुम्हारा सिर फोड़ दूं। मुंशी वंशीधर चुपचाप ये सब सुनते रहे। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर एक सजा धजा रथ आकर थमा। वो पंडित अलोपीदीन का था। उन्हें देखते हुए मुंशी के पिता दौड़े दौड़े उनके स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर सलाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफी मांगते हुए कहा, नालायक लड़का है, इससे अच्छा होता हमें भगवान निसंतान रखता। इस बार पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो। धर्म पर चलने वाले लोग
बहुत कम होते हैं। वंशीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दरोगा साहब, इसे खुशामद न समझो, क्योंकि खुशामद करने के लिए मैं इतनी दूर ना आता। उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीर देखे, हजारों ऊंचे अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपना और अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। वंशीधर को लगा था कि पंडित उन्हें बेइज्जत करने आया है, लेकिन उनकी बातों को सुनकर उनका भ्रम दूर हुआ। मुंशी वंशीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। वंशीधर ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह आपकी उदारता है। मैं धर्म में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। अलोपीदीन ने, जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ गए। अलोपीदीन ने वंशीधर से आगे कहा, ज़्यादा सोचिए मत और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नदी तट वाला रोबदार, ईमानदार, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इतना सुनकर वंशीधर की आंखें एक बार फिर भर आई। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धावास से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह देख अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को अपने गले से लगा लिया। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य ही इंसान को बड़ा बनाता है। यह वो दौलत है जिसे हर कोई पा नहीं सकता। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना